नमस्कार दोस्तों, लाइटनिंग मैन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बस बार प्रोटेक्शन सीरीज का जो हमने कंटिन्यूएशन रखा हुआ है उसी के आगे बढ़ते हुए एक और टॉपिक जो कि लो इम्पीडेंस डिफरेंशियल बस बार प्रोटेक्शन के टाइप्स जैसे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमने लास्ट सेशन तक जितने भी बस बार प्रोटेक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो सारे देख लिए हैं। हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल फंडामेंटल से कि बस बार प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। फिर उसके बाद हमने बात किया था कि हाई इंपेडेंस डिफरेंशियल बस बार प्रोटेक्शन क्या होता है, सर्कुलेटिंग करंट मोड पे कैसे वो काम करता है, इसमें मेट्रो सेल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, स्टेबलाइजेशन रेजिस्टेंस का क्या रिक्वायरमेंट होता है और सीटी रेशियो कैसे सेलेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि सीटी सैचुरेशन का क्या इफेक्ट होता है बस बार प्रोटेक्शन के ऊपर और सीटी सैचुरेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने समझा था लास्ट सेशन में। और उससे पहले के एक आध सेशन में हमने हाई इंपेडेंस की कंप्लीट थ्योरी जब कवर किया था, उसके बाद लो इंपेडेंस के फंडामेंटल कंसेप्ट्स को देखा था। हमने बात की थी कि बस जोन और चेक जोन क्या होता है। फिर लास्ट सेशन में हमने बात किया था कि लो इंपेडेंस का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है, हम स्लोप कैसे डिसाइड करते हैं, मिनिमम पिकअप किसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है और सीटी सैचुरेशंस को कैसे टेक केयर किया जाता है लो इंपेडेंस डिफरेंशियल बस बार प्रोटेक्शन में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लो इंपेडेंस का ही एक टाइप, सेंट्रलाइज्ड स्कीम। तो अब सेशन शुरू करने से पहले जो दो तीन बातें हैं जो कि हम हर सेशन के स्टार्टिंग में ही बताते हैं कि जो ये आज का सेशन है वो ओपन सोर्स मटेरियल से लिया गया है और सभी स्लाइड्स गूगल से और डिफरेंट सोर्सेज से लिए गए हैं। ओपन मार्केट में अवेलेबल है, नेट पर अवेलेबल है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आज का वीडियो है और इससे पहले के भी जितने भी वीडियो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पर अवेलेबल है, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। दोनों में ही हिंदी और इंग्लिश में एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट बताए जाते हैं, दोनों वीडियोस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो लोग चैनल पर पहले से ही मौजूद है, पहले से सब्सक्राइब है, उनको ये सब चीजें पता है। जो लोग नए हैं और फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, वो अगर उनको इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है या उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ इन वीडियोस को अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो लोग भी इन सब कंसेप्ट के साथ अवगत हो सके। तो आइए हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, लो इंपेडेंस सेंट्रलाइज्ड बस बार स्कीम। अब लो इंपेडेंस जैसा कि आपको नाम से पता है और हमने पहले डिस्कस भी किया है, लो इंपेडेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको सभी इंडिविजुअल फीडर्स के करंट जो है वो मेजर किए जाते हैं, फीडर वाइज करंट मेजर करते हैं। फीडर वाइज करंट मेजर करने के बाद आप डिसीजन लेते हैं दो, एक आई डिफरेंशियल और एक आई स्टेबलाइजेशन। और फिर हमारा ट्रिपिंग कंडीशंस होता है कि आई डिफरेंशियल शुड बी ग्रेटर देन आई पिकअप, एट द सेम टाइम आई डिफरेंशियल जो है वो ग्रेटर होना चाहिए स्लोप टाइम्स आई स्टेबलाइजेशन करंट, और जो के है वो स्लोप है। आई डिफरेंशियल हमने पहले ही बात किया था कि आई डिफरेंशियल होता है वेक्टर सम ऑफ करंट, जितने भी हमारे फीडर्स है उन सभी पे जो भी करंट आ रहा है उसका वेक्टर सम, जबकि जो हमारा आई स्टेबलाइजेशन होता है वो स्केलर करंट होता है। तो इस टाइप से ये है। इन दोनों फैक्टर को निकालने के बाद रिले जो है वो डिसीजन लेता है। अब ये जो दो चीजें हैं आई डिफरेंशियल और आई स्टेबलाइजेशन, ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इंडिविजुअल फीडर वाइज करंट चाहिए। जैसे आपको पता होगा अगर हाई इंपेडेंस की बात करें तो सारा करंट पैरेलल होकर के रिले में आता है, यहाँ पर इंडिविजुअल आपको फीडर वाइज करंट चाहिए। अब इंडिविजुअल फीडर वाइज करंट हम दो टाइप से मेजर कर सकते हैं। एक आपके पास एक कोई रिले हो और इस रिले में सभी फीडर के करंट आ जाए और आप उसको डायरेक्टली मेजर कर लें, तो एक मेथड ये हो सकता है, यहीं पर रिले ने मेजर किया और फिर वहीं पे उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी कि आई डिफरेंशियल और आई स्टेबलाइजेशन निकाल ले। दूसरा होता है कि आप करंट जो है बे वाइज कहीं पर मेजर कर रहे हैं और फिर एक सेंट्रल लोकेशन पर लेकर के आ रहे हैं उन करंट को और यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग करके आई डिफरेंशियल और आई स्टेबलाइजेशन निकाला जाता है। तो जो ये फर्स्ट मेथड होता है जिसमें हर एक इंडिविजुअल बे वाइज सभी का करंट एक कॉमन रिलेइंग पॉइंट पर आ रहा है, रिले के अंदर ही आ रहा है और वही रिले डिसीजन ले रहा है आई डिफरेंशियल और आई स्टेबलाइजेशन कैलकुलेट करने के बाद ट्रिपिंग्स के, तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड स्कीम और इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड स्कीम। तो अभी हम सेंट्रलाइज्ड स्कीम की बात करते हैं।
तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो हमारे पास जैसे ये मान लीजिए कि कोई 2-3 फीडर है, फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3। अब हर एक फीडर का जो भी उसका जो करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहां से आपको सीटी का इनपुट एक सेंट्रल रिले जो है, सेंट्रल यूनिट बोल सकते हैं या फिर मतलब बस बार रिले बोल सकते हैं इसको, बस बार रिले। तो इस रिले तक सीटी का इनपुट आ रहा है, फीडर 1 का भी, फीडर 2 का भी और फीडर 3 का। इन सभी करंट इनपुट के बेसिस पर रिले आई डिफरेंशियल करंट कैलकुलेट करता है और आई स्टेबलाइजेशन करंट कैलकुलेट करेगा। जब रिले आई डिफरेंशियल और आई स्टेबलाइजेशन कैलकुलेट कर लेगा, उसके बाद होता क्या है कि वो इंटरनल एल्गोरिथम के बेसिस पर जो भी आपने सेटिंग रखा है उसके हिसाब से चेक करेगा कि क्या आई डिफरेंशियल ग्रेटर है आई पिकअप से, और साथ ही साथ क्या आई डिफरेंशियल ग्रेटर है के टाइम्स आई स्टेबलाइजेशन, और के आपको पता ही है कि जो स्लोप है। अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो जाएगा तो ये रिले क्या करेगा कि उस बस से कनेक्टेड जितने भी फीडर्स है उसको ट्रिपिंग कमांड इश्यू करेगा। अब ट्रिपिंग कमांड इश्यू करने का मतलब क्या है कि यहाँ से हर एक जो फीडर है उसके लिए आपको इंडिविजुअली वायर्ड करने हैं। तो इस केस में अगर आप देखें तो जितने भी फीडर है, अगर मान लीजिए कि ये रिले आपने कंट्रोल रूम के अंदर इंस्टॉल किया है या किसी एक कियोस्क में आपने कियोस्क या एसपीआर जो है उसके अंदर इंस्टॉल किया होगा, तो अगर आपने कियोस्क, एसपीआर या कंट्रोल रूम कहीं पर भी इस रिले को इंस्टॉल किया है तो उस लोकेशन तक हर एक इंडिविजुअल बे का करंट ट्रांसफार्मर का इनपुट आएगा, तो उतना कॉपर केबल आपको चाहिए। साथ ही साथ इस रिले से अब हर एक इंडिविजुअल फीडर को ट्रिपिंग कमांड जाएगी, तो आपको इतने अलग से कॉपर केबल चाहिए। हालांकि इस मेथड के अंदर, सेंट्रलाइज स्कीम के अंदर सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो एडवांटेज ये होता है कि कोई भी आपको कम्युनिकेशन नहीं चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब क्योंकि सभी जो करंट का डाटा है, फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, ये डाटा डायरेक्टली सेंट्रल यूनिट को अवेलेबल है, और तो अलग से कुछ कम्युनिकेट नहीं करना है उसको इन करंट के डाटा के लिए। साथ ही साथ जो ट्रिपिंग कमांड है वो भी डायरेक्टली इस बस बार यूनिट से सभी फीडर को जा रहा है, तो उसके लिए भी कोई आपको कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। और कम्युनिकेशन की अगर जरूरत नहीं है तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो जाता है, अगर हम जब जो डिसेंट्रलाइज की बात करेंगे तब वो बात आएगा कि आपको यहाँ की जो भी इंडिविजुअली अगर कुछ बे यूनिट या कुछ लगाया हुआ है तो उसके और इसके बीच में सैंपल सिंक्रोनाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि इसको ऐसा माना जाता है कि बहुत रिलायबल है, क्योंकि आपको बहुत हार्डवेयर नहीं चाहिए, एक रिले चाहिए सेंट्रल यूनिट और उसमें आपने सारे वायर कर दिए करंट ट्रांसफार्मर के, और यहाँ से सभी फीडर को ट्रिपिंग कमांड इश्यू करने के लिए वायर इश्यू कर दिया, वायरिंग कर दिया है। साथ ही साथ इसको रेट्रोफिटिंग के लिए या न्यू बस बार स्कीम के लिए भी बहुत ज्यादा रिलायबल माना जाता है। बट इसका एक ड्रॉबैक होता है, ड्रॉबैक ये है कि इसमें आप देखेंगे अगर कि जितना बड़ा आपका बस बार मतलब टोटल सबस्टेशन है उतना ही ज्यादा आपको केबल रिक्वायरमेंट होगी, तो कॉपर केबल की रिक्वायरमेंट जो होती है सेंट्रलाइज बस बार स्कीम में वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अब सेंट्रलाइज बस बार जैसे आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि ये क्या है कि ये एक सबस्टेशन दिखाया हुआ है। इस सबस्टेशन के अंदर मान लीजिए कि आपका ये डबल मेन स्कीम है, डबल बस बार स्कीम है, डबल मेन स्कीम है। अब इस डबल मेन स्कीम के अंदर क्या होगा कि जितने भी हमारे पास आपको ये सीटीज है, इन सभी सीटीज के वायर, सभी सीटी का इनपुट डायरेक्टली आपको रिले तक हार्डवायर करना है। अब क्योंकि ये रिकॉन्फिगरेबल बस बार है डबल मेन, तो इसीलिए आपको सारे आइसोलेटर के स्टेटस जो है वो भी इस सेंट्रल यूनिट तक वायर करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जब ये रिले ऑपरेट होगी डिफरेंशियल एक्सीलरेशन करंट के बेसिस पर कैलकुलेट करने के बाद, तो ये यहाँ से आपको ब्रेकर को डायरेक्टली ट्रिप कमांड इशू करेगा, तो उसके लिए भी आपको कॉपर केबल चाहिए। फिर कंट्रोल रूम या एस्काडा जो भी है आपका, वहां से इसको कम्युनिकेट करना है, और कम्युनिकेट करके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं या डीआर डाउनलोड कर सकते हैं। अब सेंट्रलाइज स्कीम जो होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं वन बॉक्स एप्लीकेशन और दूसरे को कहते हैं थ्री बॉक्स एप्लीकेशन। तो ये जो कुछ स्लाइड से आगे के वो जी करके कंपनी जो पहले अल्स्टॉम हुआ करती थी, तो जी के स्लाइड से लिए गए हैं, इंटरनेट से ही उठाया गया स्लाइड से। और इसमें वन बॉक्स और थ्री बॉक्स का क्या मतलब है? वन बॉक्स का मतलब कि वन सेंट्रल यूनिट या वन सेंट्रल यूनिट और वन बस बार प्रोटेक्शन रिले। वन बस बार प्रोटेक्शन रिले का क्या मतलब है कि आपका एक रिले होगा, उसी में सारे करंट ट्रांसफार्मर के इनपुट आ गए, 1 2 3 4 5 6 जितने भी करंट ट्रांसफार्मर है उन सभी का इनपुट जो है वो हमारे उस
बस बार रिले के अंदर आ जाएगा। अगर आप देखें ये दोनों में से कोई भी, मतलब चाहे इस टाइप की स्कीम हो चाहे इस टाइप की स्कीम, जो भी स्कीम होगी सभी सीटी का इनपुट आएगा। इन सीटी के इनपुट के बेसिस पे रिले डिसीजन लेगा आई डिफरेंशियल आई स्टेबलाइजेशन करने के बाद, और फिर फाइनली ट्रिप कमांड इशू कर देगा। बट वन बॉक्स एप्लीकेशन में लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन ये है कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पर कम फीडर्स है, अगर 5 फीडर्स है, 5 फीडर है तब तो, या 7 फीडर है या 8 फीडर है, तो उस केस तक तो ये रिले सुटेबल है, क्योंकि अगर 8 फीडर है तो इसके अंदर मिनिमम करंट चैनल, मतलब मैक्सिमम करंट चैनल कितने चाहिए? 8 फीडर से अगर, तो हमारे पास मैक्सिमम करंट चैनल चाहिए होंगे 8 इंटू 3 मीन्स 24 सीटी आपको कनेक्ट करने के लिए आएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि ये इंडिविजुअली जो है हमारा करंट यहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से जितना भी है सभी का इंडिविजुअल करंट आ गया, और आर फेज वाई फेज बी फेज, और फिर उस करंट के बेसिस पर ये डिसीजन लेता है। दूसरा होता है 3 बॉक्स एप्लीकेशन। 3 बॉक्स में सिंपल बाई डिफरेंस क्या है कि अब मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ फीडर्स बहुत ज्यादा है, उन बहुत ज्यादा फीडर्स को आप एक ही में सभी करंट नहीं ले पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए 10 फीडर्स है, तो हम सभी का आर फेज एक रिले में, वाई फेज एक रिले में और बी फेज एक रिले में ले लेंगे। इसी टाइप से आर फेज, वाई फेज, बी फेज, इंडिविजुअल रिले वाइज हम लेकर के आ जाते हैं। अब रिले क्या करेगा सिंपली कि आर फेज वाला रिले हर एक फीडर के आर फेज का करंट को चेक करेगा, I1R, I2R, I3R, I4R, और इसके बेसिस पर डिफरेंशियल और रीस्टेटिंग करंट निकाल करके ट्रिपिंग डिसीजंस लेगा। सिमिलरली वाई फेज का और सिमिलरली बी फेज का, या ABC बोल सकते हैं। इन करंट के बेसिस पर जब रिले डिसीजंस लेगा तो वो जब ट्रिप कमांड इशू करेगा तो वो सिंपल आर फेज, वाई फेज, बी फेज को नहीं करेगा, ट्रिप कमांड 3 फेज ही करेगा। 3 फेज इसलिए करेगा क्योंकि बस बार में आपको 3 फेज ही ट्रिप करना है, पर करंट की प्रोसेसिंग और जो करंट की वायरिंग है वो सभी इंडिविजुअल फेज वाइज होते हैं। ट्रिपिंग कमांड तीनों को पैरेलल करके और फिर ब्रेकर को एक्सटेंड किया जाता है। तो ये बेसिकली सेंट्रलाइज्ड बस बार स्कीम्स के अंदर होता है। सेंट्रलाइज्ड बस बार स्कीम में, जैसे कि मतलब अभी तक मैंने आपको बताया था कि 1 बॉक्स और 3 बॉक्स एप्लीकेशंस क्या होता है। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड स्कीम। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड या डिसेंट्रलाइज्ड स्कीम होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम, या इसी को ही हम डिसेंट्रलाइज्ड बस बार स्कीम भी कहते हैं। अब इस स्कीम के अंदर क्या होता है, नाम से पता चल रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो करंट है अब वो एक सेंट्रल लोकेशन पर नहीं आएगा, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी इंडिविजुअल फीडर्स का इंडिविजुअल लोकेशंस पर मेजर होगा, तो इसीलिए उसको डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। और फिर फाइनली एक रिले होगी जो कि इन सभी करंट को रीड करके और आई डिफरेंशियल आई स्टेबलाइजेशन निकाल करके और ट्रिपिंग डिसीजंस लेगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम है, और इसमें क्या होता है कि जो भी करंट इनपुट है आपका, वो करंट इनपुट एक डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट, सपोज ये फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3 इस टाइप से कुछ है, तो जो हमारे पास करंट होगा फीडर 1 का, वो फीडर 1 के डाटा एक्विजिशन यूनिट, या इसको बे यूनिट भी बोलते हैं, बे यूनिट, या इसी को पेरिफेरल यूनिट भी बोलते हैं, तो कुछ इसी को पेरिफेरल यूनिट्स भी बोलते हैं। तो दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, बे यूनिट, पेरिफेरल यूनिट्स और डाटा एक्विजिशन यूनिट्स। तो हर एक इंडिविजुअल बे का करंट इस डाटा एक्विजिशन यूनिट पर आएगा, सेकंड बे का सेकंड वाले में, थर्ड बे का थर्ड बे वाले में, तो थर्ड फीडर का थर्ड वाले में, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट फीडर का करंट फर्स्ट बे यूनिट में, सेकंड फीडर का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में, इस टाइप से जितने भी फीडर्स होंगे उनका इंडिविजुअली करंट वहां पर मेजर्ड होगा। बट ये जो यूनिट्स होते हैं डाटा एक्विजिशन यूनिट्स, ये कोई डिसीजन नहीं लेता है, तो आपको क्या करना है कि इन सभी करंट को एक सेंट्रल यूनिट के पास ट्रांसफर करना है। तो ये हमारा सेंट्रल यूनिट होता है जो सभी बे यूनिट्स के साथ फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू जुड़े होते हैं। अब क्या होगा कि ये वाला डाटा एक्विजिशन यूनिट जो है, इसने करंट रीड किया और वो करंट आपको यहाँ पर मिल गया, सेकंड का, थर्ड का। जब हमारे पास सभी का करंट मेजर्ड होकर के सेंट्रल लोकेशन पर आ जाता है, तो ये वाले रिले इस करंट के बेसिस पर आई डिफरेंशियल और आई स्टेबलाइजेशन कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद ये ट्रिपिंग डिसीजंस लेता है। इसके ट्रिपिंग डिसीजन लेने के बाद अब फिर से ये डायरेक्टली ब्रेकर को ट्रिप कमांड इशू नहीं करता है, बल्कि ये क्या करेगा, ट्रिप कमांड इशू करेगा आपको। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन शेयर्ड होगा डाटा एक्विजिशन यूनिट को, और फिर डाटा एक्विजिशन यूनिट से ट्रिपिंग कमांड इंडिविजुअल फीडर्स को चला जाता है। तो जो आपका डाटा एक्विजिशन यूनिट होता है, जैसा ही मैं बता रहा था, वो इंस्टॉल्ड होता है हर एक बे में, जब तो फीडर वाइज। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो डाटा प्रोसेस करता है फ्रॉम ऑल डाटा एक्विजिशन यूनिट। कम्युनिकेशन जो भी डाटा एक्विजिशन यूनिट और सेंट्रल यूनिट के बीच में होता है
वो होता है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू, जो कि प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल यूज करता है। सीमेंस अपना करेगा, जीई अपना करेगा, एबीबी अपना करेगा। सिंपल सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है डाटा एक्विजिशन यूनिट के बीच में। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये जिस टाइम पे करंट रीड कर रहा है इसका सिंपल सिंक्रोनाइज नहीं, तो हो सकता है एक दो सिंपल पीछे और आपको वैसे ही डिफरेंशियल एक्सेलरेशन में बहुत डिफरेंस दिखेगा। लेस रिलायबल होता है क्योंकि इसमें आपके बहुत ज्यादा जितने ज्यादा फीडर्स होंगे, जितने ज्यादा बेस होंगे, उतने डाटा एक्विजिशन यूनिट चाहिए, फिर उतने ही कॉपर कम्युनिकेशंस बनाने हैं, तो बहुत सारे आपका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ये आपका थोड़ा लेस रिलायबल इसको माना जाता है। डिफिकल्ट होता है अप्लाई करने के लिए रेट्रोफिटिंग के एप्लीकेशंस में। ये जो सेम एग्जांपल जो अभी हमने सेंट्रलाइज के लिए लिया था, वो डिसेंट्रलाइज का है। एक बे का, इसके पास का सारा करंट यहाँ पर आ गया, सेकंड फीडर का, थर्ड फीडर का, फोर्थ फीडर का, सभी करंट यहाँ पर आया। ये जो करंट है यहाँ पर, इसका करंट फर्स्ट डाटा एक्विजिशन यूनिट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिर सेंट्रल यूनिट तक कम्युनिकेट करता है थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल, एफओ केबल के थ्रू। और इसके बाद जो करंट यहाँ तक आपको मिला है, उस करंट के बेसिस पर ये प्रोसेस करेगा, आई डिफरेंशियल और आई स्टेबलाइजेशन निकालेगा, और उस आई डिफरेंशियल आई स्टेबलाइजेशन के बेसिस पर डिसीजन लेने के बाद ये जो भी ट्रिपिंग इंफॉर्मेशन होगी वो शेयर करेगा हर एक इंडिविजुअल बे यूनिट को, और उसके बाद ये बे यूनिट उस ट्रिपिंग कमांड को अपने पर्टिकुलर ब्रेकर तक फॉरवर्ड कर देगा। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइज स्कीम्स में सेंट्रलाइज स्कीम के कंपैरिजन में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर आपको इंडिविजुअली बे का करंट मेजर करना है पहले, और फिर प्रोसेसिंग दूर में होती है। सेंट्रलाइज स्कीम में करंट मेजर और प्रोसेसिंग दोनों एक ही यूनिट के अंदर होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम का एक एग्जांपल है, जो कि अल्स्टॉम का एग्जांपल है, P741 और 742 743, जिसमें कि ये अगर आप देखें इसको, ये बे यूनिट्स है P742, और जो हमारे ये हैं, ये भी इंडिविजुअल फीडर्स वाइज ये बे यूनिट्स है, ये इंडिविजुअल फीडर्स वाइज ये बे यूनिट है, और ये बीच में एक सेंट्रल यूनिट लगा हुआ है, जो सेंट्रल यूनिट सभी बे यूनिट के थ्रू, बे यूनिट से फाइबर ऑप्टिक के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है। इसी टाइप से आपका जो ये मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर बस बार है तो उसमें इसको इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा कॉपर केबल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि कॉपर केबल अब इंडिविजुअल बे टू बे ही चाहिए, फाइबर ऑप्टिक केबल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो आज के इस सेशन में बेसिकली हमने सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज बस बार स्कीम के बारे में देखा है कि सेंट्रलाइज स्कीम क्या होता है, डिसेंट्रलाइज स्कीम क्या होता है, और दोनों स्कीम को हमने उनकी जो बेसिक्स है उसको समझा है। आने वाले समय में हम एक और सेशन करेंगे इसी के ऊपर ही बस बार का, जिसमें हम ये देखेंगे कि डिसेंट्रलाइज स्कीम्स की क्या क्या लिमिटेशंस होती है, कि अगर आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया तो क्या होगा, कोई एक बे यूनिट फॉल्टी है तो क्या होगा। जब हम इन सभी चीजों को समझ जाएंगे तो हमारे लिए रिले का कॉन्फ़िगरेशन करना इजी होगा। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो भी डिस्कशन हुआ है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इन सब कंसेप्ट के साथ अवगत हो सके। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपके फीडबैक के बेसिस पर हम आने वाले सेशंस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा यूजफुल बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।